हेलो फ्रेंड्स, हम लोग अपना जो चैप्टर पढ़ रहे थे इन्वायरमेंट का और सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो जो चैप्टर का नाम है वो तो यही है, पर्यावरण और धारणीय विकास, सतत विकास। ज़्यादा अच्छा ट्रांसलेशन है इसका। फिर बात आती है हमारे पर्यावरण की परिभाषा की। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे पर्यावरण की परिभाषा क्या है और साथ में पर्यावरण के काम क्या क्या है, क्यों हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। और ध्यान रखिएगा, लास्ट वीडियो मैंने बताया था कि हम लोग इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात करने की कोशिश करेंगे। तो परिभाषा में देखिए, जो भी हमारा पर्यावरण है उसमें जितना भी भूमंडलीय विरासत है, भूमंडलीय मतलब जो कुछ भी हमारे, भूमंडल का मतलब क्या होता है, पृथ्वी होती है, ठीक है। जो कुछ भी हमको दिख रहा है उन सारी चीजों को टोटलिटी में मिला दो, समग्रता में अगर देखो तो हम लोग बोल देते हैं कि वो हमारे क्या हो जाता है, पर्यावरण हो जाता है। अच्छा, एक मिनट। ओके, तो समस्त भूमंडलीय विरासत की बात की जा रही है, ठीक है, पहली चीज तो। और सभी संसाधन, सबको आप एक साथ मिला दे रहे हो तो क्या बन रहा है, हमारा पर्यावरण बन रहा है, जो बहुत ही आसान है। बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि हमारे आसपास सिर्फ वातावरण की बात नहीं हो रही, पर्यावरण में वायु को छोड़ करके, वातावरण मतलब वात होता है आपका वायु, साथ में जल भी आ जाएगा। तो जल है, वायु है, आप जिस भी आसपास बायोस्फीयर में रह रहे हो उन सारी चीजों को मिला करके हम लोग बोल देते हैं पर्यावरण। और वहां पर सिर्फ जैविक घटक नहीं होते हैं, अजैविक भी होते हैं, ठीक है। तो साथ में समझिएगा, जो अगला पॉइंट आता है वो आता है कि सभी जैविक यानी कि जो जीवित हैं वो भी आपके पर्यावरण का हिस्सा है, और जो अजैविक तत्व हैं यानी कि अब बायोटिक एलिमेंट्स, इनको इंग्लिश में क्या बोलते हैं वो भी बहुत कॉमन शब्द है, तो उनको भी ध्यान करते हुए चलेंगे, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, ठीक। तो जैविक और अजैविक सारे घटकों को मिलाकर के, सारे तत्वों को मिलाकर के हमारा पर्यावरण बन गया, और ये आपस में एक दूसरे को प्रभावित कर रहे होते हैं और इनकी आपस में एक इंटर रिलेशनशिप होती है, आपस में एक परस्पर संबंध होता है। अच्छा, तो वो क्या होता है, देखिए जैविक तत्व, जैविक तत्वों को हम इंग्लिश में बोलते हैं बायोटिक, ठीक। इसमें क्या क्या आते हैं, बहुत ही आसान है। कुछ भी पेड़ है, कोई बियर है, भालू जैसा दिख रहा है ना, कुछ भी हो सकता है, वो फंजाई है, ठीक है। फंजाई जो होती है ना, फंगस, ये भी आपका जीवित ही होती है, ठीक। जैसे आप लोग और जो फंजाई होती है वो पूरे पर्यावरण में, वातावरण में चीजों को बहुत अच्छे से विघटन करने में बहुत काम आती है। तो एक तरह से आप समझ कह सकते हैं कि पूरे दुनिया में सफाई करने का जो काम करती है ना, जीवों से संबंधित, तो बहुत अच्छा करती है फंजाई। तो उस वाले एंगल से बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सभी जीवित तत्व हो गए, जैसे जैसे क्या क्या आ सकता है इसमें, कोई पशु पक्षी हैं, पौधे हैं, वन है, मत्स्य आदि, ये सारी चीजें, इनको मिलाकर हम लोग क्या बोलेंगे, जैविक तत्व हैं, बायोटिक एलिमेंट्स हैं। अच्छा, अब अजैविक तत्व भी आ जाएंगे। अजैविक में क्या क्या आएगा, अजैविक में आपका एयर है। अब ये सन की जगह यहाँ पर सनलाइट होगा तो बेटर रहेगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि हम लोग सन तो पृथ्वी पर बात कर रहे हैं, क्योंकि पृथ्वी पर ही हम पर्यावरण की बात कर रहे हैं। तो पृथ्वी पर जो पर्यावरण है उसमें एयर यानी कि हवा, सनलाइट यानी कि सूर्य का प्रकाश, वाटर और सॉइल यानी कि पानी, और जो मृदा है वो सारी चीजें हो गई। भूमि है, चट्टाने हैं, कोई भी रॉक है, सूर्य का प्रकाश है, आदि बहुत सारे फैक्टर्स और भी हो सकते हैं। अच्छा, तो ये क्या हो गया, अजैविक हो गया। तो जैविक भी मिला लिया, अजैविक भी मिला लिया, इससे क्या बन गया हमारा पर्यावरण। और जब हम लोग बात करेंगे पर्यावरण को अध्ययन करने की, तो जैविक घटकों और अजैविक घटकों के बीच में किस तरह का संबंध है, इसको पढ़ना ही पर्यावरण अध्ययन कहलाता है, ठीक। तो ये पॉइंट भी बहुत आसान है, ध्यान से समझिएगा। जैविक और अजैविक घटकों के बीच अंतर संबंधों को, ठीक है, का अध्ययन ही क्या होता है, हमारा पर्यावरण का अध्ययन, ठीक। अच्छा, फिर पर्यावरण के काम क्या क्या होते हैं, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट एक स्लाइड है जिसमें इसी को हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो इसमें 3-4 पॉइंट्स इनको ध्यान रखिएगा। पहला क्या है, कुल मिलाकर के हम लोगों ने 4 तरह के काम यहाँ पर अपनी बुक में दे रखे हैं, पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा। ये पहले के ही सब पार्ट्स हैं। क्या क्या है, पहला काम तो ये होता है कि जो पर्यावरण होता है ना, वो हमें संसाधन प्रोवाइड करता है। क्या करता है, संसाधन, जितने भी रिसोर्सेस हैं, आप जो कुछ भी यूज कर रहे हो वो पर्यावरण से ही मिला है, कुछ भी ऐसा नहीं है। हालांकि हम लोग उसकी फॉर्म बदल देते हैं। अब ये जो आपको डिजिटल बोर्ड दिख रहा है, इसमें भी हर चीज जो लगी हुई है वो पर्यावरण से ही लेकर के आए हैं, पृथ्वी से ही आपने निकाला है सारी चीजें, और उसको एक फॉर्म बदल की कोशिश कर दी है, अलग अलग चीजों को मिला दिया है, तो हमें ऐसा कुछ दिख रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये इसमें कुछ भी ऐसा है जो हमें पर्यावरण से नहीं मिला। तो पहली चीज तो ये होगी। तो संसाधनों की आपूर्ति का काम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और इसमें 2 तरह के संसाधन आ जाते हैं, नवीकरणीय और गैर नवीकरणीय। नवीकरणीय को रिन्यूएबल भी बोलते हैं और गैर नवीकरणीय को नॉन रिन्यूएबल, जो मैं भी आगे बताऊंगा। दूसरा जिनका काम है बहुत इंपॉर्टेंट है, वो होता है अवशेष आत्मसातकरण का। मतलब क्या होता है, वेस्ट एसिमिलेशन। ये समझिएगा, ये कई लोग नहीं समझते हैं। कोई इंसान की मृत्यु हो गई, अलग अलग तरह के धर्म है, अलग अलग तरह की मान्यताएं हैं, कुछ लोगों को जला दिया जाता है, कुछ लोगों को की कब्र में लोग चले जाते हैं। अब हो क्या रहा है कि उनके शरीर का विघटन हो रहा है, ठीक।
बैक्टीरियाज कर रहे हैं, अलग अलग तरह के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो भी पर्यावरण का हिस्सा है। क्यों? क्योंकि वो भी जैविक घटकों में आ जाते हैं। तो जो चीजें भी ऐसी हो गई हैं, कभी कोई जानवर मर जाता है रोड पर, अब वो क्या हो रहा है, एक तरह का जिनकी डेथ होती चली जा रही है उन लोगों को वापस फिर से इन्वायरमेंट का हिस्सा बना दिया जाता है। और वो इन्वायरमेंट का हिस्सा इस तरह से ना हो, अगर उनका विघटन ठीक से नहीं हो पाएगा तो बीमारियां फैलने लग जाएंगी। तो जितनी भी तरह की गंदगी हो रही होती है, और ये सिर्फ मृत्यु से संबंधित नहीं है, बहुत सारी ऐसी ह्यूमन एक्टिविटीज जिनसे कई तरह की गंदगी हो रही होती है। कभी कभी आपने सुना होगा ऑयल स्पिल्स के बारे में। किसके बारे में? अगर नहीं सुना है, कभी कभी क्या होता है ना, हम लोग जो कच्चा तेल इधर उधर से आयात करते हैं, वो कभी कभी जिन समुद्र के बहुत बड़े बड़े जहाजों से आ रहा होता है वो फैल जाता है, और किसी वजह से उसमें छेद हो गया तो वो तेल रिसने लग जाता है। और तेल के रिसने से बहुत बड़े क्षेत्र में जो मरीन इकोसिस्टम है, मरीन इकोसिस्टम का मतलब हुआ जो समुद्री जीव जंतु हैं, उनको काफी ज्यादा नुकसान होने लग जाता है। लेकिन उस तरह की गंदगी भी जो फैली है वो भी धीरे धीरे पर्यावरण क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक कर देता है। थोड़े दिन बाद आप जाओगे तो आपको वहां पर उस तरह के कोई भी निशान नहीं दिखेंगे। लेकिन अगर एक हद से ज्यादा आप चीजें बर्बाद करते चले जाओगे तो पर्यावरण की अपनी जो क्षमता है किस चीज की, वेस्ट को एसिमुलेट कर पाने की, जो भी अवशेष है उसको आत्मसात कर लेने की, आत्मसात समझ रहे हैं कि उसने एब्जॉर्ब कर लिया, वो कर पाने की क्षमता से ज्यादा अगर आप गंदगी करने लग जाओगे तो समस्या होने लग जाएंगी। लेकिन ये काम भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अच्छा, तीसरा काम क्या है? जेनेरिक मतलब जेनेटिक और जैविक मतलब बायो। ठीक है, तो जेनेटिक विविधता मतलब जेनेटिक डाइवर्सिटी और जैविक विविधता मतलब बायोडाइवर्सिटी, ये प्रदान करता है। और इसकी वजह से क्या होता है, बायोडाइवर्सिटी में हम लोग भी हिस्सा है, ह्यूमंस भी एक पार्ट तो है ही। हालांकि हम लोगों ने लास्ट स्लाइड में देखा था, लास्ट वीडियो में, कि ह्यूमंस बहुत ही ज्यादा एक तरह से दुनिया में पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाली एक विनाशकारी शक्ति के रूप में देखे जा रहे हैं, जो है भी बहुत सारे कारण हमें ऐसे दिखाई पड़ रहे हैं। तो क्या हो गया कि बायोडाइवर्सिटी और जेनेटिक डाइवर्सिटी है। जेनेटिक डाइवर्सिटी का क्या होता है ना, देखिए, एक चीज होती है उसको हम लोग बोलते हैं जेनेटिक पूल। क्या बोलते हैं, समझते रहिएगा, बायो पढ़ाऊंगा कभी आपको तो उसमें बताऊंगा। जेनेटिक पूल क्या होता है कि किसी भी क्षेत्र में रहने वाली कोई भी पॉपुलेशन है, जैसे मान लीजिए इंसानों की पॉपुलेशन है, अब आपके गांव में जो भी लोग रह रहे हैं उन सारे गांव के लोगों के अपने अपने जीन्स हैं। ठीक, तो अगर गांव में कुछ ऐसी बीमारी हुई जो इस तरह के जीन्स वाले लोग बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, तो पूरे का पूरे गांव की डेथ हो सकती है या बीमार पड़ सकते हैं, बहुत नुकसान हो सकता है। लेकिन ह्यूमंस में ही कोई, मान लीजिए किसी दूसरे देश का रहने वाला इंसान था, वो आया और उसके साथ से ऑफ स्प्रिंग्स बनना स्टार्ट हो गई। क्या मैंने बोला, ऑफ स्प्रिंग्स। थोड़ा थोड़ा इंग्लिश भी सिखाता रहूंगा, ये सारे टर्म्स इंपॉर्टेंट होते हैं। हिंदी मीडियम के बच्चों को थोड़ी दिक्कत आती है, मैं भी हिंदी मीडियम से रहा हूँ, तो आगे जब थोड़ी दिक्कत आई तो वो सारी चीजें आप सीखते रहोगे तो अच्छा रहेगा। ऑफ स्प्रिंग का मतलब होता है कि जो अगली पीढ़ी है, ठीक, ये आर है। अब ऑफ स्प्रिंग्स में क्या होता है, अगली पीढ़ी जो है वो, अगर आप कोई बाहर से आकर के बस रहा है तो क्या हो रहा है कि जीन्स, जो जीन पूल है वो बड़ा हो गया, क्योंकि उसमें एक नए तरह के जीन्स भी आ गए। तो कई बार ऐसा होता है कि जितनी ज्यादा विविधता वाले लोग आपस में मिल रहे होते हैं उतना ही ज्यादा प्रोटेक्शन भी मिल रहा होता है। तो अगर जेनेटिक विविधता ज्यादा है तो जीवन या किसी भी तरह की पॉपुलेशन के आगे सर्वाइवल के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये पॉइंट भी काफी इंपॉर्टेंट आ जाता है। और चौथा तो सबको पता है कि सुंदरता बहुत अच्छी लगती है, नेचर बहुत अलग अलग तरह से सुंदर। आप पहाड़ों में जाओगे या समुद्र में जाओगे, उसको देखोगे, कई जंगल बहुत अच्छे हैं, कई बार रेगिस्तान भी बहुत सुंदर दिख रहा होता है। तो इस तरह की चीजें होती हैं, ठीक है। अच्छा, अब एक एक करके इन्हीं जो कार्य थे उनको एक एक करके थोड़ा डिटेल में देखेंगे।